आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है पी क्यू एंड आर एस। ओके, पी क्यू एंड आर एस ओके आर टू मिरर्स। पी क्यू आर एस जो है वो दो मिरर्स है, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ओके, सो ये दोनों मिरर्स आपस में पैरेलल दिए हुए हैं। एन इंसिडेंट रे, एक किरण ए बी, ये जो ए बी किरण है वो स्ट्राइक करती है द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। ए बी एक रे है, मान लीजिए कि टॉर्च यहाँ पर जलाते हैं अगर इस मिरर पे, पी क्यू मिरर पे, तो बी पर जाके स्ट्राइक करती है। ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट करती है रे, मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। ओके, सो इस पाथ में रिफ्लेक्ट करके बी सी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर वही रिफ्लेक्टेड रे आर एस मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है और फिर इधर से सी डी रे रिफ्लेक्ट करती है। ओके, सो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी ये लाइन और ये लाइन सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये हमें साबित करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक फ्रेश डायग्राम यहाँ पर अपने लिए बना लेते हैं। ओके, ये हमारा मिरर 1 है, ये मिरर 2। ठीक है, एंड ये रहा हमारा खूबसूरत सा डायग्राम। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है। सो पी क्यू और आर एस हमें पैरेलल पहले से गिवन है। सो हम गिवन में लिख लेंगे पहले यहाँ पर गिवन पी क्यू पैरेलल आर एस। ओके, और एक चीज़ आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्लास 8th में हमने फिज़िक्स में पढ़ा है कि कोई भी इंसिडेंट रे जिस एंगल से किसी सरफेस पे पड़ती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी करती है। मीन्स अगर हम इसे एक रे माने तो यहाँ एक परपेंडिकुलर अगर खींचते हैं तो ये इंसिडेंट रे जितना एंगल इसके से इस परपेंडिकुलर साथ बनाती है उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे भी इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ बनाएगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे इसको, कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं एक लाइन हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, एक लाइन बी से परपेंडिकुलर, ओके, एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो कि ये यहाँ पर हम अगर इसका नेमिंग करें एम, तो एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू। ओके, सो एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू, और एक लाइन हम खींचेंगे यहाँ पर सी से। अगर हम इसे एन नाम दे देते हैं, सो एन सी एंड एन सी परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो एंगल है ए बी एम, ये एंगल इक्वल हो जाए एम बी सी के। ओके, इस एंगल के इक्वल हो जाए, क्योंकि हमको पहले से पता है कि इंसिडेंट एंगल इज़ इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। किसी भी रे वाले केस में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है वो सेम होता है, और बी सी एन, एंगल बी सी एन इज़ ऑल्सो इक्वल टू एन सी डी। ठीक है, हम इसे एक नेमिंग कर देते हैं। ओके, सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, हमने चारों को नेमिंग कर दिया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3
इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, इसका रीज़न भी हम लिखेंगे, दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, हम इन्हें इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, जो हमने ये परपेंडिकुलर्स लिए हैं इक्वेशन, ओके, जो हमने परपेंडिकुलर लिए हैं बी एम और सी एन, ये भी तो आपस में पैरेलल ही होंगे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन में पैरेलल खींचे गए, परपेंडिकुलर है, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस में परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। सो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे नीचे, बी एम पैरेलल सी एन। इसका रीज़न क्या होगा, परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है पैरेलल लाइंस में, इसलिए ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, अब एक बार हम डायग्राम में चलते हैं। देखिए, अगर बी एम और सी एन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो क्या बी सी लाइन, ये जो बी सी लाइन है, क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी इक्वल होंगे। किस 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 रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के रूल से। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब देखते हैं इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था। इक्वेशन 1 एंड 2 इज इक्वल, 3 एंड 4 इज इक्वल, 2 और 3 इक्वल है, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वेशन 1 से, और दिस इक्वल्स ऑल्सो एंगल 3, एंड ये भी इक्वल किसके है, एंगल 4 के। तो यहाँ से सब कुछ इक्वल हो गया, सारे एंगल्स, और हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो दो को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार डायग्राम में देखिए, हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है। एक एंगल ये है जो कि ए बी सी, और एक एंगल ये बी सी डी। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल, कलर चेंज कर लेते हैं हम, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। अब देखिए ये एंगल किन दोनों लाइंस के बीच में बन रही है, एक लाइन ये है ए बी और एक लाइन ये है सी डी, और ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन। इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर कोई को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो जिन दो लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।